हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल अरविंदनाथ लेक्चर इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, कल मैंने आपको चौथी सीरीज़ कंप्लीट कर दी थी। आज उसके बाद के क्वेश्चन जो शेष रह गए हैं आज वो होने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 124 पे, वस्तु का उपभोग जितना सीमित होगा उतनी ही तीव्र गति से उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होगी? घटती जाएगी, या बढ़ती जाएगी, समान बनी रहेगी, या अनंत की ओर रहेगी? तो इसका क्या होगा कि घटती जाएगी, यानी किसी वस्तु का उपभोग जितना सीमित होगा तो उसकी उपयोगिता क्या होगी? तीव्र गति से उसकी अतिरिक्त इकाइयों की जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होगी? घटती जाएगी। यानी करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। आती है बारी 125वें क्वेश्चन की। किसी वस्तु की कुल उपयोगिता उस वस्तु के मूल्य से मापी जाती है। किसी वस्तु की कुल उपयोगिता का माप कैसे किया जाता है? तो उपयोग मूल्य से, या विनिमय मूल्य, या दोनों। तो किसी वस्तु की में कुल कितनी उपयोगिता है, तो ये क्या होता है, जो उसका मूल्य होता है यानी उपयोग मूल्य होता है, तो उससे इसकी उपयोगिता को मापा जाता है। यानी राइट आंसर ए, उपयोग मूल्य। प्रश्न नंबर 126, उपभोग मूल्य यानी वैल्यू इन यूज किसी भी आवश्यकता की प्रबलता या तीव्रता का प्रतीक हो सकता है। तो अभी मैंने बोला कि जो कुल उपयोगिता कैसे माप कर सकते हैं? उपयोग का जो उसका मूल्य होता है। तो यदि जो है किसी भी आवश्यकता की प्रबलता या तीव्रता का प्रतीक हो सकता है यह मूल्य, और नहीं हो सकता है। तो 100 जो है 26वां का आंसर हो जाएगा आपका बी, हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है कि इसके माध्यम से जो उसका मूल्य है, उपयोग का जो मूल्य है, तो उसके अनुसार से हम उसकी तीव्रता के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है 127वां है, पानी का उपयोग मूल्य बहुत अधिक होने पर भी इसका क्या है, बाजार मूल्य नहीं के बराबर होता है। क्योंकि अब देखिए, उपयोग मूल्य, आप यहाँ पर कन्फ्यूजन दो चीज़ के, उपयोग का मतलब है जो हम उसका उपयोग करते हैं ना, कितनी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट है वो गया उसका उपयोग मूल्य, और एक होता है कि बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य और उपयोग मूल्य, ये दो अलग अलग टर्म हैं। अभी ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन से ये जो टर्म है, ये दोनों टर्म आपको समझ आ जाएंगी। देखो, पानी का जो क्या है उपयोग मूल्य है वो बहुत बहुत अधिक होता है। यानी उपयोग इसका क्या है, बहुत अधिक है। यानी इसको जो वैल्यू है, पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर उपयोग का मतलब है उसका इम्पोर्टेंस। लेकिन जो उसका बाजार मूल्य का मतलब जो उसका प्राइस है, जो इसकी कीमत है, वो क्या होती है, नहीं के बराबर होती है। लेकिन इसका कारण क्या है? तो कारण है कि पानी की मात्रा बहुत अधिक उपलब्ध होती है, या पानी की मात्रा बहुत कम उपलब्ध होती है। पानी की आवश्यकता प्रत्येक को होती है, या पानी की मांग बहुत अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 127 का ए वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा बहुत अधिक उपलब्ध होती है। आप जानते हैं कि पृथ्वी में कितने परसेंट वाटर है? 70%। और यानी इसकी पूर्ति बहुत अधिक है, और इसके कारण से, पूर्ति के अधिक होने के कारण से, इसकी जो क्या बाजार मूल्य है वो नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर का मतलब है कि बहुत ही कम है। नहीं के बराबर यानी बहुत ही मामूली सा है। क्लियर हो गया?
अब है प्रश्न नंबर 128। जिस वस्तु के जितने अधिक उपयोग होते हैं उतनी ही विविध आवश्यकताओं को पूरे करने में सक्षम होती है तथा उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का ह्रास उतना ही तीव्र होता है या धीमी होता है या समान गति से होता है या ऋणात्मक होता है। 128वां का आंसर क्या होगा कि धीमी गति से होता है। जिस वस्तु के जितने अधिक उपयोग होंगे उतनी ही विविध आवश्यकताओं को पूरा करने में वह सक्षम होगी। ठीक है, उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता यानी जैसे जैसे क्या करेंगे कि अतिरिक्त इकाइयों का हम उसका यूज करेंगे तो सीधी सी बात है कि उसकी उपयोगिता में उतना ही क्या हो जाएगा, ह्रास गति होगा। लेकिन ह्रास गति जो क्या ऐसे होगी, वो धीमी गति से होगी। क्यों? क्योंकि उसके तो बहुत सारे उपयोग हैं। ठीक है, जितने अधिक उपयोग होंगे तो ऐसे वाली वस्तु के मतलब क्या कि जो उपयोगिता ह्रास है वो तो होगा, यानी कहने का मतलब उपयोगिता ह्रास तो हर किसी वस्तु में होता है। लेकिन ऐसी वस्तु जिसके एक से अधिक उपयोग है, जैसे दूध के है, तो इसका उदाहरण सबसे बेहतर है दूध एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग अनेक सारे चीज़ों में जो है किया जाता है। तो ऐसी वस्तुओं की जो कि उपयोगिता ह्रास होता है वह बहुत ही धीमी गति से होता है। प्रश्न नंबर 129। एडम स्मिथ ने अपने हीरे पाने के विरोधाभास को स्पष्ट किया। हीरा पाने का विरोधाभास बहुत ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको VIP जो है मान लीजिए। हीरा पानी सिद्धांत हीरा पाने के का विरोधाभास से स्पष्ट किया है। क्या क्या उपयोगिता के संबंध मांग से है, उपयोगिता का संबंध पूर्ति से है। तो क्या है, उपयोगिता का संबंध किसी से है, पूर्ति से। यानी इन्होंने कहा है कि जिस वस्तु की पूर्ति अधिक होती है तो उसकी उपयोगिता क्या होती है, कम होती है। और जिसकी उपलब्धता यानी पूर्ति क्या होती, कम होती है, तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होती है। क्लियर है। अब प्रश्न नंबर 130। निम्नांकित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत अन्य दूसरे सिद्धांतों के वर्ग से अलग है? घटती सीमांत उपयोगिता या प्रतिस्थापन का नियम और उदासीनता वक्र विश्लेषण और पैमाने का प्रतिफल। प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130 में आप देख रहे होंगे कि सीमांत उपयोगिता, प्रतिस्थापन नियम और उदासीन वक्र, ये तीनों नियम जो हैं ये है आपके किसी से हैं, उपभोक्ता से संबंधित है। ये तीनों नियम जो किसी से संबंधित है, उपभोक्ता पर आधारित है। और जबकि ये चौथा नियम है पैमाने का प्रतिफल, ये किसी से ये है उत्पादक। तो ये नियम क्या हो गया, ये नियम जस्ट इससे हट करके हो गया। ठीक है गाइस। अब है प्रश्न नंबर 131। घटती हुई सीमांत उपयोगिता के नियम को कहा जाता है, यानी जो घटती हुई उपयोगिता का नियम है उसे कहा जाता है। तो बताए यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को किसके नाम से जानते हैं? गोसेन का प्रथम नियम। ये फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन सही है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसमें भी टिक लगा दीजिए। आएगा परीक्षा में गोसेन का प्रथम नियम आएगा, चाहे द्वितीय नियम आएगा, लेक्चर में आना है। 101% कह रहा हूँ, 101%। यदि ये इन दो क्वेश्चनों में से पेपर में नहीं होगा तब आप मुझे बताना। मैं गारंटी भी देता हूँ किसी चीज़ की, अन्य लोग कोई गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ। क्लियर हो गया। नाउ अब
क्वेश्चन नंबर है 132। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है, शराबियों पर होता है या कंजूसों पर होता है, विभिन्न देशों के डाक टिकटों पर होता है, या उपयुक्त में से कोई किसी पर भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई से नहीं। यानी घटती सीमांत उपयोगिता, इन पर सीमांत उपयोगिता नियम यानी जो ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम है वो इन पे लागू नहीं है, क्योंकि शराबी क्या होता है वो और अधिक जो है शराब पीने लग जाता है, उसकी प्रत्येक इकाई के बाद उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। इसी प्रकार से कंजूस पर भी यह नियम लागू नहीं होता। और डाक टिकट को एकत्रित करने में लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास और डाक टिकट होते और डाक टिकट होते तो उसकी रुचि क्या होती है, मतलब दिन प्रतिदिन और जैसे जैसे कि नई नई इकाइयों को यूज़ करते वैसे वैसे उनकी जो उपयोगिता है वो उसके लिए बढ़ती जाती है। यानी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब है प्रश्न नंबर 133। जब उपभोक्ता अपनी आय इस प्रकार से व्यय करता है कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की जाने वाली अंतिम मुद्रा इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता बराबर हो जाए, तब क्या होगा भाई? औसत उपयोगिता अधिकतम होगी, सीमांत उपयोगिता अधिकतम होगी, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 133 का सी, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। मैंने कल भी आपको क्वेश्चन कराए थे। क्या कराए थे मैंने? कि हर कोई उपभोक्ता चाहता है कि उसे अधिकतम कुल उपयोगिता हासिल हो। तो यही इसका राइट आंसर है कि वो इस प्रकार से व्यय करना चाहता है जो कि उसको प्रत्येक सीमांत इकाई से उसकी उपयोगिता क्या हो, कुल उपयोगिता वो अधिकतम हो। ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 134। सीमांत उपयोगिता की माप है। सीमांत उपयोगिता को कैसे मापा जाता है? कुल उपयोगिता में वृद्धि, कुल उपयोगिता में वृद्धि। और कुल उपयोगिता में वृद्धि कैसे की जाती है? टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन कर देंगे। ये इसका सूत्र है। किसका? मार्जिनल यूटिलिटी का। मार्जिनल यूटिलिटी बराबर टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन, या इसे कह दें कि कुल उपयोगिता में वृद्धि। क्लियर हो गया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला सही है, बी वाला। अब है 135वां। उपभोक्ता की बचत का विचार आधारित है। उपभोक्ता की क्या प्रतिस्थापन नियम पर उदासीन वक्र विश्लेषण या प्रकट अधिमान सिद्धांत या घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम पर उपभोक्ता की बचत? तो ऑप्शन नंबर डी, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम। क्योंकि जो बचत है उपभोक्ता की वो किस पर निर्भर करती है? घटती हुई सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करती है। कि जितनी ज़्यादा क्या होगी जितनी ज़्यादा किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु क्या होगी उपयोगी होगी, वह उतने ही अधिक बचत यानी अधिक बचत करने की सोच सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 136। जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब तक कुल उपयोगिता वक्र, यानी जब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है तब तक क्या होती है? कुल उपयोगिता वक्र क्या रहती है? एक्स अक्ष के उनतोदर होती है। यानी ये भी क्या होती रहती, बढ़ती रहती है। प्रश्न नंबर 137 है। सम सीमांत उपयोगिता नियम का दूसरा नाम है। तो दूसरा नाम क्या है? गोशन का दूसरा नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी टिक लगा दीजिए। VIM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। VVIM कह सकते हैं इसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दो में से गोशन का प्रथम नियम या दूसरा नियम परीक्षा में आएगा 101%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अभिप्राय है।
अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अभिप्राय है वस्तु की इच्छा को संतुष्ट करने की शक्ति। ये उल्लास नहीं है, आमोद प्रमोद, इसके लिए नहीं बोलते उपयोगिता। उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु में इच्छा को संतुष्ट करने की शक्ति। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट प्रश्न अब है, इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ढंग से दिखाई दे। आड़ी या तिरछी मांग से तात्पर्य है किस आड़ी मांग को क्या होती, एक वस्तु की कीमत और उसकी मांगी जाने वाली मात्रा से होता है। बी है वस्तु की उस मांग से जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप होती। तो इसका राइट आंसर है बी। आड़ी मांग बोलते हैं उस वस्तु की मांग से जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जैसे क्या होगा, जैसे यदि मैं बोलूँगा कि ये क्या है, चीनी है। जैसे यदि चीनी की कीमत क्या हो जाए, बढ़ जाए, मानवात ये क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इसके कारण से किसकी मांग बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है कि चीनी की मांग तो कीमत में बढ़ने के कारण से क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन वहीं जो है क्या होगा, गुड़ की जो मांग है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी इसकी कीमत के कारण से क्या गुड़ की मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसके लिए बोला जाएगा आड़ी मांग। तो वही था कि वस्तु की उस मांग से कहते हैं जो अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण से क्या हो गया, जो अन्य वस्तु के परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मांग से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं, मांग और मांग के लोच से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं वो अब इस सीरीज में हैं। तो दूसरा प्रश्न चलते हैं, मांग वाले क्वेश्चन। श्रेष्ठ या सामान्य वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र का ढाल होता है। यानी जो श्रेष्ठ वस्तुएं होती है उनमें आय मांग वक्र का ढलान कैसा होता है। तो आय मांग वक्र का ढलान कैसे होगा, सीधी सी बात है कि ऋणात्मक होगा। यानी जैसे जो सामान्य वस्तुएं होती है तो सामान्य वस्तुओं में क्या होगा, तो जो श्रेष्ठ या सामान्य वस्तु होती है उसमें आय मांग वक्र का जो ढलान होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। आय मांग वक्र ये हुआ, इसके आय सी सी यानी इनकम कंज्यूमर कर्व। तो आय वक्र कैसा होता है, धनात्मक होता है। यानी जैसे हमारी आय बढ़ेगी, एम क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो वैसे वैसे हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे। ठीक है ना, ये क्यों है। तो यहाँ पर क्या होगी कि ये देखो, मानव पहले जो इतनी आय थी, OM आय थी, तो मांग इतनी हो रही थी। अब क्या है, आय बढ़ गई है, OM1 हुई है, तो यहाँ पर OQ1 क्या हो जाएगी, यानी डिमांड भी हमारी बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, धनात्मक होता है। अब हीन वस्तुओं का आय प्रभाव कैसा होता है। हीन वस्तुएं का आय प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कैसे होगा कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे लोग क्या करते हैं कि जो हीन वस्तुएं उनका उपयोग कम करने लग जाते हैं, क्योंकि वो अच्छी वस्तुओं की ओर चले जाते हैं। क्लियर हो गया। अब है प्रश्न नंबर 4। मांग के नियम के अंतर्गत मूल्य के वस्तु का मूल्य स्वतंत्र चर है, वस्तु का मूल्य परतंत्र चर है, या वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध है। वस्तु मांग का नियम क्या है,
मांग का नियम क्या बताता है हमें? मांग का नियम बताता है हमें कि वस्तु का मूल्य एक स्वतंत्र चर है और उसके कारण से क्या होते हैं, इसको मैं ये बोल रहा है कि ये है कीमत, कि कीमत के कारण से क्या होता है, मांग में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, ये घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो ये वाला जो कैसे चर हो गए, कीमत स्वतंत्र चर हो गई, ये क्लियर। वस्तु की मात्रा परतंत्र चर होती है, और यानी मात्रा तो कीमत पर निर्भर करती है, यानी इंडिपेंडेंट है, यानी ये परतंत्र चर, ये भी सही है। और वस्तु की कीमत और मांग के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है, ये भी सही है। तो वो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्लियर हो गए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक लगा दीजिएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा प्रश्न नंबर 5। सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं मांग के बीच कैसा संबंध होता है? सीधा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों होता है, या विपरीत संबंध होता है? तो कैसा संबंध होता है? 5 का डी वाला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कि ये देखिए, अभी मैंने बताया कि ये है प्राइस, कीमत, और ये है मांग। तो इनमें जो कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध है। जब घटेगा तो यहाँ पर ये बढ़ेगी, ये यदि बढ़ेगा तो ये क्या होगा? यहाँ से घटेगी। यानी मांग और कीमत में कैसा संबंध होता है? विपरीत संबंध पाया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 की और चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 है, जब एक वस्तु की मांग व्युत्पन्न यानी डिराइव्ड मांग कहते हैं। जब एक वस्तु की मांग प्रत्यक्ष रूप से की जाती है, जब एक वस्तु की मांग स्वतः दूसरी वस्तु की मांग को जन्म देती है, तो डिराइव्ड मांग हो गया बी वाला, इसका राइट आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी वाला। डिराइव्ड मांग बोलते हैं जब एक वस्तु की मांग दूसरी वस्तु की मांग को जन्म देता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड मांग बोलते हैं। जैसे क्या है कि जैसे दूध है, दूध की मांग किसके लिए की जाती है? जैसे खीर बनाने के लिए या मिठाई बनाने के लिए, तो इसे कहेंगे हम क्या? व्युत्पन्न मांग इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 8 है, मांग में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? वस्तु की प्रभावी इच्छा है, साधन उपलब्धता है, खरीदने के लिए साधनों को व्यय करने की तत्परता है, उपयुक्त सभी। तो क्या है इसका राइट आंसर? है उपयुक्त सभी। क्यों है कि मांग तब कहलाती है जब कोई व्यक्ति क्या होता है, किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार रहता है, यानी इच्छा रहती है, और उसके पास साधन भी होता है, और वहाँ उस साधन को व्यय करने के लिए भी तैयार रहता, तत्पर रहता है, तब बोला जाएगा कि ये वस्तु की मांग कर, अन्यथा नहीं। सिर्फ इच्छा से काम नहीं चलता है। क्लियर हो गया? 9 प्रश्न नंबर है 9 क्या प्रश्न है? 9वां जो प्रश्न है वह है, कीमत मांग वक्र कीमत के विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ता की आय में होने वाले परिवर्तन को व्यक्त करती है। कीमत और मांग वक्र, यानी कीमत और मांग वक्र, यह मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है, उपभोक्ता की रुचि को व्यक्त करती है। बताइए तो क्या होगा? 9वां का आंसर होगा बी वाला, मांग की विभिन्न मात्राओं को व्यक्त करती है। तो मैंने अभी बता दिया आपको कि कीमत और मांग के बीच के विपरीत संबंधों को क्या बोलते हैं?
मांग का नियम कहते हैं। और इसमें जो मांग वक्र होता है वो विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। क्लियर। नाउ प्रश्न नंबर 10। कीमत मांग से तात्पर्य वस्तु की मांगी जाने वाली उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर क्या करता है। कीमत और मांग से एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार रहता है। तो क्या प्रश्न नंबर 10 का ए वाला ऑप्शन सही है कि एक निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार रहता है। मांगी जाने वाले उस मात्रा से जिसे उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। प्रश्न नंबर 11। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है और उस की मांग में 20% की कमी आ जाती है तो मांग की लोच क्या होगी। तो क्या होगी भाई, मांग की लोच कैसे होती है। इकाई के बराबर मांग कहलाएगी। यानी जितने प्रतिशत कीमत में वृद्धि हो रही है, कीमत में वृद्धि हो रही है उतने ही प्रतिशत ये है प्राइस। ठीक है, प्राइस माना कि प्राइस ये था, उस पर मांग ये थी। अब प्राइस क्या हो रहा है, इतना बढ़ रहा है तो मांग क्या होगी, मांग कम होगी। माना बात ये क्या है, 10% की यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 10% ही मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी मांग को हम क्या बोलेंगे, इकाई के बराबर कहेंगे। क्लियर हो गया। तो ये इकाई के बराबर। नाउ नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है आपका, निम्नांकित में स्थानापन्न वस्तुओं का उदाहरण है। स्थानापन्न वस्तुएं यानी जो एक दूसरे के बदले प्रयोग की जाती है। तो इसमें क्या है, सरसों और सोयाबीन का तेल। देखो कॉफ़ी और दूध ये तो अलग अलग है, पेन और से अलग अलग है, हीरा और पानी ये अलग अलग है। सरसों का तेल और सोयाबीन ये ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। यदि ये माना कि सरसों की कीमत में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती, तो लोग क्या करेंगे, सोयाबीन के तेल को खाने लग जाएंगे, क्योंकि भाई इसकी तो माना कि उतनी रहती है और सरसों की बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, दूसरी चीज़ को वो लेना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जबकि ये ऐसे तो नहीं कि कोई क्या करेगा कि जो कॉफ़ी की कीमत में क्या तो वृद्धि हो जाती है तो लोग दूध पीएंगे, ऐसा होगा। या फिर जो पेन की कीमत में वृद्धि हो जाएंगे तो लोग जो स्याही से ऐसे काम चलाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये तीन वाले ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल एकदम हट करके है। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्या बहुत जो है अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 13 पे आइए। प्रश्न नंबर 13, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, यदि किसी वस्तु की कीमत 50% की वृद्धि होती किंतु मांग में 10%, यानी क्या हो रहा है, कीमत में तो ज़्यादा हो रही वृद्धि लेकिन मांग में कम हो रही है, तो क्या सीधी सी बात है, इकाई से कम। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, इकाई से कम, जिसके लिए बेरोजगार मांग भी कहते हैं। क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होने पर, जब मांग में बहुत अधिक कमी या वृद्धि आदि, यानी जब कीमत तो स्थिर रहती है लेकिन मांग क्या होती है, बहुत ज़्यादा ये कीमत है, कीमत में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है लेकिन मांग बहुत ज़्यादा असीमित हो जाती है, तो इसके लिए बोलते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः लोचदार मांग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, पूर्णतः ए वाला ऑप्शन है, पूर्णतः लोचदार मांग। 14 का ए। क्लियर हो गया। नाउ प्रश्न नंबर 15 पे आइए। जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होता है जिस अनुपात में उसकी कीमत में परिवर्तन हुआ,
तो इसे क्या कहा जाता है, अभी मैंने बोला है कि इकाई के बराबर, इसे इकाई के बराबर भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है, एक वस्तु की कीमत में कमी का परिणाम है। एक वस्तु में जब क्या होता है, कमी आ जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे जो उपभोक्ता है उसकी कौन से आय में वृद्धि होती है, वास्तविक आय, यानी उसकी जो क्रय शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वो क्या करेगा, जितने जो है उसके पास रुपए बचते हैं किसी कारण से, कीमत घटने के कारण से, तो वो क्या करेगा, उससे जो है अधिक वस्तुओं को खरीदने में सक्षम होगा, यानी उसकी वास्तविक आय में वृद्धि हो जाएगी, न कि मौद्रिक आय। मौद्रिक आय तो उसकी उतनी ही रहेंगी, यानी जितनी उसकी सैलरी होगी, जितनी उसकी कमाई होगी, लेकिन वास्तविक आय में उसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अब है प्रश्न नंबर 17, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम हो, तो ऐसी वस्तु क्या होती है। सीधी सी बात है, जब किसी वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, कहने मतलब मांग में ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है और कीमत में कम, तो कीमत में कम परिवर्तन किया और मांग में ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक लोचदार मांग होएगा कि नहीं होगा। कैसे होगा, क्या बोल रहा है इसको, ये बोल रहा है कि जब जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो क्या है, कम है, किससे, कीमत में होने वाले परिवर्तन से, यानी तो वो डिमांड में कम परिवर्तन है, तो यानी जो प्राइस में ज़्यादा और डिमांड में, तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति को बोला जाएगा बेरोजगार मांग। मतलब बेरोजगार मांग का मतलब है यहाँ पर हल्का सा लोच है, यानी बेरोजगार मांग मतलब ज़्यादा असर नहीं है, मांग पर ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है कीमत का, बेरोजगार मांग कहते हैं उसे। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1 का मतलब है कि असर पड़ा है, मांग पर असर पड़ा है, लेकिन कितना पड़ा है, थोड़ा सा, मतलब ना मामूली सा, यानी बेरोजगार है मांग पे हम ये बोलेंगे कि किसी भी प्रकार का ज़्यादा असर नहीं पड़ा है। 15वें प्रश्न पे आते हम, 18वें प्रश्न, संयुक्त मांग के उदाहरण। संयुक्त मांग मतलब जिसकी एक ही साथ जिनका यूज़ किया जाता है, तो किसका, पेन और इंक का। अब है प्रश्न नंबर 19वां प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, जब किसी वस्तु की मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, तो ऐसी दशा में, यानी मांग में आनुपातिक परिवर्तन है, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो रहा है, तो क्या कहेंगे। सीधी सी बात है कि क्या है, क्या होगा, तो 19 का सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी अत्यधिक लोचदार मांग। कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा जो परिवर्तन किस में हो रहा है, मांग में हो रहा है ना परिवर्तन, तो अत्यधिक, तो मांग है ना अत्यधिक, तो अत्यधिक लोचदार मांग, सीधी सी बात है। चलिए, अब है प्रश्न नंबर 20, से जूम कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर 20 है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% कमी होती है किंतु उसकी मांग 40% वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वस्तु की मांग क्या कहलाएगी। तो क्या कहेगी, यानी कीमत में सिर्फ 20% की क्या वो कमी हुई, लेकिन मांग 40% क्या हो गई, वृद्धि हो गई, यानी ज़्यादा हो रही ना मांग, तो ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि अत्यधिक लोचदार, अत्यधिक कहेंगे इसमें,
ज़्यादा हो क्या रही, ज़्यादा हो रही या कम हो रही। यदि कम हो रही तो मतलब बेरोज कहेंगे उसे, और ज़्यादा हो रही तो अत्यधिक बोलेंगे सरल भाषा में। प्रश्न नंबर 21 पे आएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 21, ए आर यानी औसत आय ए आर और सीमांत आय एम आर और मांग की कीमत लोच ई पी के बीच का बीच इस प्रकार संबंध है। ये इनके संबंध की यहाँ पर बात हो रही है। तो आप ध्यान रखें कि ए आर तथा एम आर का जो अंतर होता है वो क्या ई पी यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पर विलोमता आश्रित है। वो क्या है, इसमें विलोमता यानी उल्टे रूप से क्या आश्रित है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 22 है, मांग की लोच बराबर है, मांग की आई लोच आई लोच बराबर है। मांग की आई लोच किसे बोलते हैं, यानी उपभोक्ता की यानी मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। यहाँ ये वाला इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन होता है उसके कारण से वस्तु की मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन होता है। यानी नीचे के कारण से ऊपर वाले में परिवर्तन होता है। हमेशा नीचे वाला चर कैसे होता है, स्वतंत्र चर होता है, और ऊपर वाला परतंत्र चर होता है। इसलिए उपभोक्ता की आय नीचे आएगा और वस्तु की मांगी गई मात्रा ऊपर आएगी, तब उसे कहा जाएगा कि मांग की आय लोच। मांग की आय लोच का मतलब है कि आय के कारण से मांग में क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सूत्र क्या है, वस्तु में मांगी गई मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, वह सूची जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करती है, उस सूची को हम क्या बोलते हैं। विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करती है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मांग सूची कहते हैं। क्या बोलते हैं, मांग सूची। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24वां है, मांग के नियम अथवा मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल होता है, किसके कारण से होता है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या प्रतिस्थापन प्रभाव या आय प्रभाव। तो ये किसके कारण से होता है, इन सभी के कारण से। तो ये भी ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो इसमें आपको ये तीनों कारणों से होता है। ठीक है, उपयोगिता ह्रास नियम, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, इन सभी के कारण से होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, यदि वस्तु की प्रत्येक कीमत पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली मात्रा को जोड़ दें तो हमें क्या मांग वक्र ज्ञात कर सकते हैं, मांग के लोच बता सकते हैं, एक व्यक्ति का मांग वक्र कर सकते हैं, बाजार मांग। तो क्या कर सकते हैं, यदि वस्तु की प्रत्येक कीमत पर सभी उपभोक्ताओं की खरीदी की मात्रा को जोड़ दे तो हमको क्या पूरे बाजार की मांग तालिका हम ज्ञात कर सकते हैं। भाई जैसे रमेश, दिनेश, सोहन, मोहन, एक बाज़ार में कितने व्यक्ति जो हैं क्या खरीदार हैं, यदि हम सभी की मांग को जोड़ दिया जाए तो क्या पूरा बाज़ार मांग का हमको पता लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां प्रश्न है कि अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत घटती है तब परिणाम होता है। तो कीमत की घटने से क्या होगा, मांग बढ़ेगी, तो मांग में वृद्धि होगी। अन्य बातों के समान रहने पर जब आय बढ़ती है तो निम्न वस्तु की मांग क्या होती है, घटती है। सीधी सीधी बात है, लोग अच्छी वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं, जब उनकी आय बढ़ती है तब वो घटिया वस्तु की ओर नहीं जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, मांग में संकुचन एवं विस्तार, मांग में संकुचन और
विस्तार में मांग वक्र अपरिवर्तित रहता है। गाइस, मैंने इस मांग वाले क्वेश्चन, मांग में संकुचन, मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि, मांग में कमी वाला चैप्टर जो क्लास 12th का दूसरा जो चैप्टर है वो मैंने पूरे विस्तृत ढंग से पढ़ा रखा है, बहुत बेहतरीन ढंग से उसमें मैंने इसकी व्याख्या कर रखी है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरी समस्त वीडियो की अलग अलग चैप्टर की अलग अलग जो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है उसमें वो मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे गिरता है, क्यों? इसका कारण क्या है? कि घटती सीमांत उपयोगिता है, बढ़ती सीमांत स्थिर उपयोगिता। तो क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता के कारण से आता है क्वेश्चन कि ये जो मांग वक्र है, जैसे ये जो डिमांड कर्व है, ये ऊपर से नीचे की क्यों हो रहा है? तो घटती सीमांत उपयोगिता के कारण से ये ऐसा हुआ। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, आप इसे टिक लगा सकते हैं और इन क्वेश्चनों को अपनी डायरी में, अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 29वां है, मांग वक्र बाएं से दाएं और ठीक है, ये तो हो गया है। 30वां है, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक है, वस्तु की कीमत है और उपभोक्ता की आय है। मांग तो इन दोनों के या धन का वितरण है। तो क्या है राइट आंसर? ऑल, सभी हैं। प्रश्न नंबर 31वां है, अब उत्पत्ति के साधन की मांग कैसी होती है? व्युत्पन्न मांग, तिरछी मांग, आय मांग, कीमत मांग। ये है उत्पत्ति के साधन व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग का मतलब किसी दूसरी वस्तु के लिए जब की जाती है। तो देखो जो उत्पत्ति के साधन है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं कि आपके घरों में जो लोग क्या करते होंगे, कृषि का काम करते हैं, तो जैसे फावड़े हो गए, कुदाल हो गए, तो इनका यूज़ करते हैं। या फिर जो ट्रैक्टर का यूज़ करेंगे तो किसके लिए करेंगे? किसी दूसरी वस्तु का उत्पादन करने के लिए करेंगे। तो वो इन साधनों को प्रयोग कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? दूसरे यानी दूसरी चीज़ के लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए कहे जाएंगे व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग मतलब जो किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन के लिए किए जाते हैं। क्लियर हो गया आपका? इसका ए वाला ऑप्शन सही है। 32वां, एक्स वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत घटने पर एक्स वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? तो इसका क्या हो जाएगा कि इसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लिखा हुआ है कि एक्स वस्तु की स्थानापन्न वस्तु, मान बात एक्स वस्तु की स्थानापन्न वस्तु क्या है? वाई है। तो लिख रखा है कि वाई वस्तु की कीमत घटने पर अब जब वाई वस्तु की कीमत घटेगी, कीमत के घटने पर एक्स वस्तु की मांग क्या हो जाएगी? तो इसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है 33वां है, एक्स वस्तु की स्थानापन्न वस्तु एवं पूरक वस्तु दोनों की कीमतें बढ़ती है, तब एक्स वस्तु की मांग होगी। 33वां का ऑप्शन है बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, कुछ भी। देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चनों में जो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब किसी वस्तु की स्थानापन्न और पूरक वस्तु दोनों की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऐसे में क्या है कि एक्स वस्तु की मांग वो कुछ भी हो सकता है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, अपरिवर्तित भी रह सकता है। प्रश्न नंबर 34 है, मांग की वृद्धि एवं कमी में, मांग की जो वृद्धि और कमी है उसमें मांग वक्र कैसा होता है? परिवर्तित होता है। ये मैंने पूरे विस्तृत रूप से आपको बता रखा है, आप उसे वीडियो को देख सकते हैं। मांग की वृद्धि एवं कमी किसके कारण से होती है? कीमत के अलावा अन्य कारण से होती है। इसमें पूरा मांग वक्र बदल जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर है 35। एक वस्तु का व्यक्तिगत मांग वक्र खींचते समय निम्न में से कौन सा घटक स्थिर नहीं रहता? व्यक्ति की मौद्रिक आय, दूसरी वस्तु की कीमत, उसी वस्तु की कीमत और व्यक्ति की आय। तो इसमें कौन सी चीज़ स्थिर नहीं रहती? वस्तु की कीमत। आपको पता है कि वस्तु की कीमत क्या होती है? घटती बढ़ती रहती है। लेकिन व्यक्ति की जो मौद्रिक आय है या दूसरी वस्तु की कीमत है तो उसके संदर्भ और यह व्यक्ति की आदत है, तो ये चीज़ें हम नहीं देखते हैं। हम मेन क्या देखते हैं? एक वस्तु की व्यक्तिगत मांग वक्र खींचते समय हम क्या निम्नलिखित कौन से घटक को स्थिर नहीं रखते? तो ये कीमत, हम क्या करते हैं कि कीमत में परिवर्तन को दर्शाते हैं। ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो गाइस आज का टाइम जो काफ़ी हो चुका है, इसलिए आप लोग यानी बोरियत ना हो, इसलिए आज हम केवल 35 ही क्वेश्चन तक हल करेंगे और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सीरीज़ में इसके बाद की क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू मच।